और 4 स्मृति ध्यान और माइंडफुलनेस का ध्यान का 7वां स्तर का अध्ययन करेंगे, जो आपको सर डॉक्टर मनीष मेश्राम जी कराएंगे। मोनू कुमार जी हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं उन्हें हैंड ओवर करता हूँ। आगे की प्रक्रिया वो थोड़ा विस्तृत से समझाएं। मोनू कुमार जी। जी जी जी। थैंक यू। सभी को मेरा भी नमो बुद्धाय, गुड मॉर्निंग। जैसे कि थोड़ा दयाचंद जी ने बताया है, आज हम जो ये वर्कशॉप चल रही है, जो कार्यक्रम चल रहा है, तो आज हम इसके 7वें दिन होने वाला है। तो 7वें दिन तक पहुंच गए हैं हम, या यूँ कहिए कि हमारा जो ये वर्कशॉप है 7वें स्तर पर हम पहुंच गए हैं। और हमने इस प्रोग्राम के लिए क्या कि 10 सीढ़ियाँ, 10 स्टेप तैयार किए हैं, और तो हम 7वें पहुंच गए। तो इस 7वीं सीढ़ी पर मैं आज सबका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आनंद ले रहे होंगे इस वर्कशॉप का, जो ये 10 दिवसीय कार्यक्रम है। तो आज जैसे कि बहुत ही अच्छा विषय है, जो कि हमारे इस कार्यक्रम में या ये जो कंटेंट सोचिए इसमें शामिल है, जिसमें कि माइंडफुलनेस और न्यूरो साइंस। न्यूरो साइंस आज ये समझिए कि आज हम मेडिटेशन के साथ साथ पूरा मेडिकल सीखने वाले हैं, उसके बारे में पता करने वाले कि न्यूरो साइंस को क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे क्या काम करता है, जो कि आज हमें सर समझाने वाले हैं। इसी के साथ में आनापानसति और 4 स्मृति ध्यान, आज एक नया ध्यान और सर इसमें ऐड कर रहे हैं। ये भी मतलब बहुत अच्छा है हम सभी के लिए। और जो लास्ट में तीसरा जो माइंडफुलनेस और उसका माइंडफुलनेस ध्यान का 7वां स्तर। तो आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे और इसका आनंद ले रहे होंगे। तो इसके साथ में मैं डॉक्टर मनीष मेश्राम जी से अनुरोध करता हूँ कि आगे के प्रोग्राम को अपने अनुसार चलाएं। धन्यवाद। थैंक यू मोनू और दयाचंद जी, और आज की इस वर्ग में सभी उपस्थित सभी भाई बहनों, सभी दोस्तों, आज हमारा 7वां दिन है। जिस प्रकार से हमारा कोर्स कंटेंट है, उस कोर्स कंटेंट को भी मैं सोच रहा था कि ये कोर्स कंटेंट कैसे बन गया, जो हमारे एक शरीर, मन और हमारा जो दुख है और समस्या है अलग अलग प्रकार की, उससे पूरी तरह से वो जुड़ चुका है। मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा कंटेंट बन के ऐसा कुछ हो पाएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं कंटेंट बना रहा था और सोच रहा था कि किस बारे में हमें जागरूक होना है, क्योंकि जागृति कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो है एक प्रबुद्ध व्यक्ति को अनुभव करने की प्रक्रिया है। और हम अभी प्रबुद्ध बनने के मार्ग पे हैं, जिसे जागरूक मनुष्य कहते हैं या प्रज्ञावान कहते हैं। तो निश्चित ही है कि जब हम प्रज्ञा की बात करते हैं तो उसकी जो गहराई है, सूक्ष्मता है या उसकी जो व्यापकता है, सभी बातें उसमें सामने आती है। और उसका कुछ हमें जानकारी है या कुछ चीज़ों का हमें अनुभव है, तो उस अनुभव को, जागृति को हमें और बढ़ाना है। हमारे शरीर के प्रति, हमारे शरीर के साथ जो बीमारियां हैं उसके प्रति, और हमारा मन है और मन के साथ जो बीमारियां हैं या उसके उपाय है। और ऐसा कहते हैं कि शिक्षा या एजुकेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण कोई कार्य है, जो हम किसी भी क्षेत्र में हमारी शिक्षा हुई है या हम पढ़े हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण अगर उद्देश्य, अगर आप उद्देशिका को देखते हैं या एजुकेशन के बारे में अगर हम जो जानते हैं, तो उसका परम लक्ष्य है कि समस्या को समझना और समस्या को समाधान करना। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज द पर्पस ऑफ ईच एंड एवरी एजुकेशन सिस्टम। पूरे संसार में जो, या ईस्ट हो, वेस्ट हो, किसी भी प्रकार का देश हो, हर एक देश की जो पहचान है या उसकी जो उच्चतम ऊंचाई है, उसके एजुकेशन से जानी जाती है। और एजुकेशन से तभी जानी जाती है कि वहाँ का व्यक्ति या वहाँ का समाज
समस्या को कैसे समझता है और उसका निदान निकालता है। तो मुझे लगता है कि हम भी उसी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें या हम भारतीय मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में देखें या एक मानव के परिप्रेक्ष्य में देखें कि हम जिस परिवार समाज में रहते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का होना किसी न किसी कारण और श्रृंखला की वजह से होता है। शरीर का हो, समाज में हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो या राजकीय हो, सभी समस्याएं जो है किसी न किसी कारणवश होती है। कारण की जो परंपरा है, जिसे हम प्रकृति समुत्पाद कहते हैं, जिसे हम कार्य कारण भाव कहते हैं, उसी से ही सब कुछ बनता है और उसको समझना ही उसके कारण को समझना है और तभी हम उपाय भी हमें दिखने लगते हैं। अगर हम जैसा है वैसा नहीं समझेंगे तो हमारा उपाय या जिसे हम निदान कहते हैं या उससे मुक्त होने का जो मार्ग है वो भी हमें मिल नहीं पाता है। और उसी को कहते हैं कि अजागरूक अवस्था, कि हम एजुकेटेड होकर भी हम अनपढ़ है। किस अर्थ से अनपढ़ है? जीवन की विज्ञान से अनपढ़ है। हमें एकेडमी की शिक्षा पता है, विशिष्ट विषय और कोर्स, लेकिन जीवन की शिक्षा जो है या जीवन को कैसे शरीर को देखा जाए या कैसा समझा जाए, मन को कैसे देखा जाए, स्वभाव और व्यवहार को कैसे देखा जाए, तो उसकी विद्या कहने के हमारे पास है। और इसलिए माइंडफुलनेस हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि जब उसकी हम गहराई हम ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, तो अभी तक हमने देखा है कि उसके जो विभिन्न पहलू हैं माइंडफुलनेस के, कि वर्तमान में रहना, विषय के साथ में रहना, और उसकी जो अलग अलग अवस्थाएं हैं कि शरीर के साथ हमें जागरूक रहना है, अपने आने वाले होने वाली वेदनाओं के साथ जागरूक रहना है, हमारे विचारों के साथ जागरूक रहना है, हमारे भावनाओं के साथ जागरूक रहना है। तो देखिए कि जब हम माइंडफुलनेस होते हैं तो उस क्षण के अंदर सिर्फ सांस चलती है ऐसा नहीं होता है, उसी क्षण के अंदर पूरा शरीर चलता है। उसी क्षण के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी भावनाएं उत्पन्न होती है, और बल्कि इतना ही नहीं तो पूरा ब्रह्मांड जो है उस क्षण के अंदर परिवर्तनशील होते रहता है। आप ही बदलते हैं या मैं बदलता हूँ ऐसा नहीं है, तो इस वातावरण की हर एक वस्तु बदलती है उसी क्षण के अंदर। हाँ, क्षण की फ्रीक्वेंसी का या बदलने का जो प्रभाव है या फ्रीक्वेंसी है वो कम ज़्यादा हो सकती है। शरीर की फ्रीक्वेंसी बदलने की श्वास से थोड़ी कम हो सकती है, श्वास से ज़्यादा मन में बदलाव ज़्यादा हो सकता है श्वास से। और जो भी बदलाव जो हो रहा है शरीर, मन और पूरे ब्रह्मांड में हर एक क्षण में हो रहा है, और उस क्षण की जागृति रखना कितनी महत्वपूर्ण है कि जहाँ पे हमें सत्य मिल सकता है, जहाँ पे हमें सत्य का अनुभव हो सकता है। और मुझे लग रहा है और आपके रिपोर्टिंग से मुझे पता चल रहा है कि आप उस प्रकार से अपने शरीर को, मन को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम एक विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कुछ स्लाइड्स दिखा के उस विषय को थोड़ा आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि ये जो विषय है जो न्यूरो साइंस इस शब्द से आजकल काफ़ी प्रचलित हुआ है, विशेषतः 20वीं सेंचुरी में, क्योंकि जो ये विषय जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम जो है, जिसमें ब्रेन और स्पाइन कोड, जिसे हम पीछे का स्पाइन कोड कहते हैं, रीड कहते हैं, रीड और हमारी जो ब्रेन है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे चित्र में दिखाया है, तो ये जो है सेंट्रल सिस्टम का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जो हमारा, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, और उससे नीचे की तरफ जो रीड जो है वो हमारा स्पाइन कोड है। इसका अभ्यास करना, इसके बारे में जानना मतलब न्यूरो साइंस है। उसी का और एक दूसरा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब दो प्रकार की नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में है, जिसमें ब्रेन और स्पाइन कोड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब उसके साथ में पूरे हमारे शरीर में जो जाला जो है, हाथ से लेके पैर,
हमारे सभी ऑर्गन और हमारे सभी ग्लैंड के साथ जो जुड़ा हुआ नेटवर्क है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। हम पूरा ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं इतना ही आप याद रखिए जो आपको समझ पा रहा है कि जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, या जो हमारे माइंडफुलनेस मेडिटेशन के माध्यम से जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, जो हमारा ब्रेन है, जिसे मस्तिष्क कहते हैं या मेंदु कहते हैं, और हमारा नर्वस सिस्टम जो पूरे शरीर में जिसे तांत्रिकाएं कहते हैं, नर्व्स कहते हैं या न्यूरॉन्स कहते हैं, उसका पूरा जाल जो है हमारे शरीर में फैला हुआ है। तो वो क्या है और उसके बारे में किसने ज़्यादा किन साइंटिस्ट लोगों ने उसके बारे में ज़्यादा खोज की है, और किस प्रकार के न्यूरॉन्स हमारे शरीर में है, कितने हैं, और किस प्रकार से जब हम मेडिटेशन में जाते हैं या माइंडफुलनेस ध्यान के अंदर हम आते हैं तो किस प्रकार के वेव्स है, जो तरंग है, तरंग की फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से हमारे शरीर और मस्तिष्क में प्रभाव करती है, ताकि हमें इसका स्वयं ही हम प्रमाण कर सके या मूल्यांकन कर सके कि जब हम माइंडफुलनेस का ध्यान करते हैं तो पूरे शरीर में किस प्रकार से जो आपको अनुभव होते हैं उसकी मूल्यांकन भी किया जा सकता है आज के आधुनिक जगत में। जो आपको अनुभव हो रहा है, बुद्ध के समय स्वयं बुद्ध और उनके अनुयायी ध्यान से उसको जानते थे और उसका संवाद भी करते थे। तो आज हमें जो वैज्ञानिक तौर तरीके हैं या जो टेक्निक्स है जिसके माध्यम से जाना जाता है, नापा जाता है, जिससे हम ये प्रमाणित कर सकते हैं कि सही में जब हम मेडिटेशन की अवस्था में होते हैं तो हमारे शरीर और मस्तिष्क के पूरी जो गतिविधियाँ जो है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है। ये सिर्फ सुनने और जानने की बात नहीं है, बल्कि ये साइंटिफिकली प्रूव कर चुके हैं, और प्रूव करने का सबसे बड़ा आजकल जो नजरिया है वो है न्यूरोसाइंस और ब्रेन के अवलोकन की वजह से या ब्रेन को और ज़्यादा समझने की वजह से जो मन और मेडिटेशन का जो इम्पोर्टेंस है आज दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ये तो साइंटिफिकली पूरी तरह से प्रूव हो रहा है, और इसलिए न्यूरोसाइंस का जो अभ्यास है वो सिर्फ मस्तिष्क और बॉडी के लिए नहीं है, बल्कि उसका साइकोलॉजिकल अप्रोच देखा जाता है। अलग अलग तरीके से कंप्यूटर में आजकल उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि इस प्रकार की चिप्स बनेगी या जो आपके ब्रेन के अंदर उसका पूरा जो तंत्र है उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस न्यूरोसाइंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आने वाले समय में जो हमारे साथ में सबसे टॉप सब्जेक्ट जो है, जो पूरे मानव जाति को एक नई दिशा में, एक नई सिविलाइजेशन में लेके जा सकता है, कल्चर में लेके जा सकता है, वो यही सब्जेक्ट है जिसे न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी कहते हैं। तो उससे हमें ज़्यादा और अवगत होने के लिए हमें ज़रूर इसके बारे में धीरे धीरे जो चीज़ें पब्लिश होती है या उसके बारे में अभ्यास होता है, तो हमें ज़रूर इसका नॉलेज रखना चाहिए एज अ मेडिटेटर और एज अ बुद्धिस्ट। क्योंकि सभी जितने भी न्यूरो साइंटिस्ट है, जितने भी साइकोलॉजिस्ट है टॉप लेवल के, हर एक साइंटिस्ट बुद्धिज्म को प्रैक्टिकली सीख रहा है, सिर्फ पढ़ नहीं रहा है। अगर उनके बारे में तो जब आप जानोगे, जो साइंटिस्ट के नाम न्यूरो साइंस में या साइकोलॉजिस्ट में टॉप में है, वो हर एक साइंटिस्ट एक महीना, एक 6 साल, एक महीना, 2 साल तिब्बत में या म्यांमार में, वियतनाम में, श्रीलंका में अलग अलग बौद्ध परंपरा की जो मेडिटेशन, जो ध्यान साधनाएं जो है या जापानीज है, वहाँ पे जाके वो अध्ययन करके उसका स्वयं अनुभव करके बाद में वो उसका संशोधन कर रहे हैं। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है कि जो बुद्धिज्म के ध्यान की परंपरा को देखा जा रहा है, उसके अंदर सबसे टॉप लेवल पे कोई मेडिटेशन है वो है माइंडफुलनेस और मैत्री भावना, ताकि हमारे दोनों जो एस्पेक्ट जो है हमारे ब्रेन के और हमारे माइंड के, तो उसको हम ऊंचाई की तरफ लेके जा सके, श्रेष्ठ और पीसफुल
मानव बन सके, वेलबींग बन सके या प्रबुद्ध बन सके। हमने एक ध्यान रखना चाहिए कि जो ब्रेन और मन है वो अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे के साथ में उसका बहुत क्लोज रिलेशन है। ब्रेन फिजिकल है, माइंड फिजिकल नहीं है। पहली बात, ब्रेन हमारे शरीर में ही रहता है, माइंड शरीर के साथ में बाहर भी जाता है। दूसरी बात जो है, ब्रेन का आकार है जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसे हम स्कैन कर सकते हैं। मन को हम इस आकार में देख नहीं सकते, उसको अनेकों आकार होता है, उसके अनेकों प्रकार हो सकते हैं। तो ये 2-3 बातों से अगर हम देखते हैं कि मन और ब्रेन जो है अपने स्वरूप में अलग है, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी जो है या मन जो सोचता है या जिसे विचार कहते हैं, उसी विचार के सोचने का कहीं ना कहीं जो जगह है या उसकी जो फंक्शन जो है हमें ब्रेन के विशिष्ट कार्य में दिखाई देता है। उसका परिणाम भी हमारे ऑर्गन है, हमारे ग्लैंड्स है, हमारे एक्टिविटी में होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए जो नर्व सिस्टम को अगर हम देखें तो उसके भीतर जो चीज़ें जो है जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जैसे बॉडी के अंदर हमें सेल्स, थाउजेंड्स मिलियन सेल्स से हमारी बॉडी बनी है। उसी सेल्स के अंदर जो न्यूरॉन्स जो सेल है कि जो पूरी तरह से इस नर्वस सिस्टम के साथ में जुड़े होते हैं या उसके वो गतिविधि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो ऐसा कहते हैं कि जो न्यूरॉन्स जो है, जैसे हम हिंदी में तांत्रिका कोशिका कहते हैं, तांत्रिका कोशिका जो है करीबन 100 अरब की संख्या में होता है। 100 अरब न्यूरॉन्स हमारे शरीर में होते हैं, जो पूरे ब्रेन से लेके स्पाइन कोड से लेके पूरे शरीर में उसका कार्य क्षेत्र होता है। और इस न्यूरोसाइंस का सबसे ज़्यादा अध्ययन करके जो मस्तिष्क की जो खोज की है या जिसका अवलोकन करते हुए जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है 2014 में, वो 3 साइंटिस्ट हैं, जिसका सिर्फ मैं नाम बता रहा हूँ ताकि उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और उसमें जो 2 व्यक्ति है वो पति पत्नी है, जिनका नाम मेसर है, मेसर, एडवर्ड मेसर, और उनकी मिसेज जो है वो 2 व्यक्ति है। और एक साइंटिस्ट है कि जो जॉन ऑकिफ उनका नाम है, जो लंदन से बिलोंग करते हो, न्यूरो साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है लंदन कॉलेज में। और ये पति पत्नी नॉर्वे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो प्रोफेसर है। तो इन 3 व्यक्तियों ने मिलकर जो मेडिकल साइंस में या ब्रेन या न्यूरोलॉजी का न्यूरो सिस्टम को बहुत ही गहराई से अध्ययन करते हुए ये पूरे उसके भीतर की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से न्यूरॉन्स होते हैं, कैसे वो कार्य करते हैं, इसकी पूरी जानकारी हमें दी है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, तो उसका मैं एक छोटा सा एक वीडियो दिखा के हम थोड़ा उसको जानने का प्रयास करेंगे, ताकि हमें उसकी जो गतिविधि जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल सके। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि आवाज आ रही है मेरी? पहले वाली स्लाइड आ रही है सर, दूसरा तो कुछ नहीं आ रहा। दूसरा नहीं आ रहा? नहीं दिख रहा है, पहला भी नहीं आता है। एक मिनट उसको मुझे लगता है कि अलग से नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र आ रही है की सर, अब आ इकाई रही है। होती है। क्या आ रही है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर, सिर्फ नहीं आ रहा है। पिक्चर नहीं आ न्यूरॉन रही। किसी तार की तरह विद्युत संकेतों का परिवहन करता है। एक मिनट, आएगी सब आएगी, चिंता मत करिए। दूसरी कोशिकाओं की तरह इसमें भी केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्यीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी उपकरण, राइबोसोम आदि होते हैं, जो यहाँ कोशिका या सोमा में होते हैं। आवाज आ रही है?
चित्र नहीं आ रहा है। तंत्रिका कोशिका से कई शाखाएं निकली हुई होती हैं जिन्हें डेंड्राइट या द्रुमाश्म कहते हैं, जो लंबे तार जैसे संरचना से जुड़े होते हैं जिन्हें एक्सॉन या अक्षतंतु कहते हैं। नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। न्यूरॉन किसी तार की तरह वैद्युत संकेतों का परिवहन करता है। दूसरी कोशिकाओं की तरह इसमें भी केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्यीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी उपकरण, राइबोसोम आदि होते हैं जो यहाँ कोशिका या सोमा में होते हैं। नहीं आ रहा है। तंत्रिका कोशिका से कई शाखाएं निकली हुई होती आवाज आ रही है, हैं सर, जिन्हें पिक्चर चल नहीं रही। डेंड्राइट या द्रुमाश्म कहते हैं, जो लंबे तार जैसे संरचना से जुड़े होते हैं जिन्हें एक्सॉन या अक्षतंतु कहते हैं। ये द्रुमाश्म संकेतों को प्राप्त करते हैं और अक्षतंतु उन संकेतों को तंत्रिका कोशिका से दूर ले जाता है। आ रही है सर, अब आ रही है। दूसरे तंत्रिका कोशिका हाँ, हाँ ठीक है, उसको ध्यान से देखिए, 2 मिनट का है। नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। दिखाई दे रहा है ना? दे रहा है। हाँ, दिखाई दे रहा है। न्यूरॉन किसी तार की तरह वैद्युत संकेतों का परिवहन करता है। दूसरी कोशिकाओं की तरह इसमें भी केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्यीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी उपकरण, राइबोसोम आदि होते हैं जो यहाँ कोशिका या सोमा में होते हैं। तंत्रिका कोशिका से कई शाखाएं निकली हुई होती हैं जिन्हें डेंड्राइट या द्रुमाश्म कहते हैं, जो लंबे तार जैसे संरचना से जुड़े होते हैं जिन्हें एक्सॉन या अक्षतंतु कहते हैं। ये द्रुमाश्म संकेतों को प्राप्त करते हैं और अक्षतंतु उन संकेतों को तंत्रिका कोशिका से दूर ले जाता है, अर्थात दूसरे तंत्रिका कोशिका तक संकेतों को ले जाता है। ज्यादातर तंत्रिका कोशिका में अक्षतंतु या एक्सॉन के इर्द गिर्द माइलिन या मज्जा का आवरण होता है, पर ये आवरण पूरे अक्षतंतु पर एक समान नहीं होती। ये कई जगह छूटी हुई होती है, जिसे नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। एक्सॉन या अक्षतंतु अपने अंतिम सिरे पर कई छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाता है। ये शाखाएं आमतौर पर दूसरे तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स या द्रुमाश्म के साथ जुड़ जाती हैं, जिससे संकेतों को और आगे ले जाया जा सके। जब भी हम कुछ देखते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं, सुनते हैं या चखते हैं, तो ढेर सारे तंत्रिका कोशिकाएं इन संकेतों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाने के लिए रास्ता बनाते हैं, जिससे हम उन चीजों को अनुभव या महसूस कर पाते हैं। तो आपने देखा है कि जिस न्यूरॉन्स जो 100 अरब जो न्यूरॉन्स हमारे शरीर में होते हैं, उसका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैसेज को रिसीव करना और मैसेज को कन्वे करना, जिसमें
इलेक्ट्रोकेमिकल्स उसके भीतर कार्यशील होता है, जिसमें तरंगे होते हैं और साथ में केमिकल्स होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे उन्होंने बताया था कि कोई चीज़ को हम आँखों से, जिसे हम सेंस कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं, उसके संपर्क में कोई भी चीज़ आती है तो वहाँ से जो एक मैसेज जो है हमारे नर्वस सिस्टम में जाता है, जिसे हम ब्रेन और स्पाइन कोड कहते हैं। वहाँ पे मैसेज जाके वो मैसेज फिर आपके ऑर्गन को या हाथ को या किसी भी जगह पे उसका ज़रूरी है उसको मैसेज भेजता है और उससे वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा कार्य होना या हमें फीलिंग होना या हमें दुख होना, सुख होना, या किसी भी प्रकार की जो हमारी गतिविधि जो है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ तो कुछ मैसेज जो है मेरे थॉट्स का वो उस न्यूरॉन्स को कन्वे कर रहा है कि मुझे क्या बोलना है। मेरे मुंह को यहाँ पे भी जो उसके न्यूरॉन्स होंगे मुंह के पास या पूरे जीभ में या मेरे हाथों में, तो उसको मैसेज कैसे, जैसे कि हाथ ऐसे करना, हाथ को ऐसे करना या किस प्रकार से समझाना, ये सभी चीज़ें कहने की मेरे उस नर्वस सिस्टम का जो पूरा हिस्सा है, न्यूरॉन्स का पूरा मैसेज देना और मैसेज को कन्वे करना, बोलना हो, सोचना हो या किसी भी प्रकार की वेदनाएं हो, तो उस सभी वेदनाओं के अंदर जो न्यूरॉन्स का जो गतिविधि जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी के वजह से हम सुचारू रूप से चल सकते हैं, बोल सकते हैं, या हमारी धड़कन भी सुचारू रूप से अपने आप चलती है। ये उसी के ही मैसेज की वजह से है। वो कंट्रोल करता है आपका जो नर्वस सिस्टम जो है, वो आपके हार्ट बीट्स को कंट्रोल करता है नेचुरली, आपके डाइजेशन को कंट्रोल करता है, आपके चलने के बैलेंस को कंट्रोल करता है। हर एक प्रकार की जो गतिविधि है, आप देखें कि जो जिसको पैरालिसिस होता है, स्ट्रोक होता है या बहुत सारी बीमारियां होती है, उसके अंदर सबसे बड़ी जो क्लिष्ट जो ट्रीटमेंट है वो ब्रेन और नर्वस सिस्टम की होती है। तो अगर हम सुचारू रूप से हमारा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से कार्य कर रही है, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है। इसको और बेहतरीन किया जा सकता है, उसको और शुद्ध किया जा सकता है, जिससे हमें हमारा जीवन जो है वो और सुखमय हो सके। और बुद्ध का जो मार्ग है, जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं, और माइंडफुलनेस इस जगह पे बहुत कार्य कर रहा है। साइकोलॉजी में तो है ही है, लेकिन साथ साथ में न्यूरो साइंस के अंदर भी जो माइंडफुलनेस है कैसा वर्क करता है कि जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को भी चेंज कर सकता है, ब्रेन का जो केमिकल्स है उसको चेंज कर सकता है, ब्रेन के फंक्शन को चेंज कर सकता है, ब्रेन के शेप को चेंज कर सकता है। ऐसे इसके ऊपर रिसर्च हो चुके हैं। अभी तक ऐसा नहीं माना जाता था कि ब्रेन के केमिकल्स को चेंज किया जा सकता है या ब्रेन के भीतर जो बदलाव जो है वो सिर्फ दवाई या सर्जरी करने से हो सकता है। लेकिन आजकल माइंडफुलनेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो भीतर का जो न्यूरॉन्स का जो फंक्शन है, उसको भी प्रभावित करके उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसको बदलाया जा सकता है। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। तो मैं इसलिए बताने का ये विषय मैंने इसलिए पसंद किया ताकि एक मेडिटेटर होने के नाते हमने काफ़ी मोटिवेट रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि इस विषय का संबंध जो है वो सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति बन के रहने के लिए नहीं है, या सिर्फ एक सीमित व्यक्ति बन के रहने के लिए नहीं है। ये एक आपको वैज्ञानिक बनाता है, आपको श्रेष्ठ इंसान बनाता है अपने लिए भी, और आपके आसपास तक अगर आपका संदेश जा सकता है, आप बात कर सकते हैं, आप पूरे विश्वास के साथ बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास में डिग्री हो। डिग्री का एजुकेशन और प्रज्ञा के एजुकेशन में फर्क है। प्रज्ञा के एजुकेशन के लिए डिग्री मस्ट नहीं है, जरूरी है लेकिन मस्ट नहीं है। आपकी जरूरत है शिक्षा, ताकि आपको आजीविका मिल सके, आपको एक अपना सम्मान मिल सके, लेकिन वो मस्ट नहीं है। मस्ट है प्रज्ञा। जो बुद्ध ने प्रज्ञा की शिक्षा दी है और बाबा साहब भी उसी के आधार पर हमें शिक्षा लेने के लिए बताते हैं कि हमारा शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ डिग्री लेके जॉब लेना और
सुख से रहना वो लक्ष्य नहीं है। सुख से रहना है लेकिन दुख को समझ के रहना है, दुखी लोगों को मदद करके रहना है। तब जाके हम अपने लिए और समाज के लिए कुछ दे के जा सकते, कुछ करके जा सकते इस शरीर को छोड़ने के पहले। इतनी ताकत हमारे शरीर और हमारे ब्रेन में है कि जिसका हम इस हिस्सा जो है सिर्फ 2% इस्तेमाल करते हैं मृत्यु के क्षण तक, सिर्फ 2%। वैज्ञानिक लोग जो है उसको 5 से 10% इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए कि हमारी पूरी शक्ति जो है, जिस शक्ति की खोज बुद्ध ने की है, उसी का प्रमाण आज वैज्ञानिक भी दे रहा है कि हमारा मन जो है और मन का प्रभाव किस प्रकार से ये पूरे ब्रेन पे और ब्रेन की जो सूक्ष्मता जो है, एक एक बातों को जानने का उन्होंने प्रयास किया है। तो उनकी शिक्षा का आधार लेते हुए हमने अपने ध्यान की जो प्रेरणा है या उसका विश्वास है या उसके प्रति देखने का हमारा नजरिया जो है हमने बदलना चाहिए, ताकि हमें जो भीतर से ऐसा लगे कि मैं अपने आप को कितना और जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे और कितना जानना बाकी है। यही ज्ञान की भूख है। जो शरीर को भूख चाहिए लगती है उसको उतना देना पर्याप्त है, लेकिन मन संतुष्ट नहीं होता है। मन संतुष्ट होता है ज्ञान से, प्रज्ञा से। जितनी प्रज्ञा दोगे, जितनी आप ज्ञान दोगे, उतनी संतुष्टि आपकी बढ़ती जाएगी। और इसलिए कहते हैं कि प्रज्ञा से ही हम अपनी जो दुख है या हमारी इच्छा है उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। इच्छा से, किसी वस्तु से, संसार की जो भी वस्तु है या आसक्ति है, तृष्णा है, हमारे तृष्णा को संपूर्ण नहीं कर सकते। हमारे तृष्णा को एक ही वस्तु संतुष्ट कर सकती है, वो है ज्ञान, प्रज्ञा, नॉलेज। तो उस ज्ञान को या उस विद्या को हमें जानने के लिए, हमेशा तत्पर रहने के लिए हमें जो हमारी जो शरीर और शरीर के भीतर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई फंक्शन है वो हमारे नर्वस सिस्टम का, जिसकी वजह से पूरा शरीर जो है कार्यान्वित होता है। और अगर हम ब्रेन के अंदर जो हम वेव्स की बात करते हैं कि जब हम ध्यान में आते हैं और ध्यान में नहीं होते हैं, हम चलते होते हैं, हम विचार करने वाले होते हैं, जब हम सोते हैं, तो अलग अलग अवस्था में, अलग अलग समय में हमारे ब्रेन के अंदर जो वेव्स है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे हम तरंग कहते हैं, वो भी वैज्ञानिक की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। और उस वेव्स को आज वैज्ञानिक मान रहा है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक प्रकार के वेव चलते रहते हैं। अगर आपने आपके बीपी का स्कैन किया होगा, ECG किया होगा, तो आपको पता चलता है कि उसकी जो भाषा जो है वो किसी लकीर नीचे ऊपर बताते हुए वो दिखाती है कि आपके धड़कनें ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है या मध्य में है। 3 प्रकार से उसको दिखाया जाता है कि धीमी है, मध्य है या ज्यादा बढ़ी हुई है। तो उसी प्रकार से हमारे ब्रेन के अंदर 5 प्रकार के वेव्स होते हैं, जिसे हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। देखते हैं कि ये क्या है, वो क्या है और किस प्रकार से हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। हर एक कार्य जो, जैसा कि हम समझने का थोड़ा प्रयास किए है कि हर एक कृति जो है हमारे नर्वस सिस्टम के आधारित है और कुछ नहीं। मेरा बोलना, आपका सुनना, आपके ऑर्गन का धड़कना, चलना या सभी चीज़ें हैं, वो सभी न्यूरॉन्स की जो मैसेज जो है कन्वे करने की पूरी सिस्टम है, सुचारू रूप से वो अपने कार्य कारण परंपरा से चलती है। आपकी इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा से चलती नहीं है। और इसलिए इच्छा और आवश्यकता को हमें समझना चाहिए, ताकि हमारी जो आसक्ति जो है या हमारे स्व के प्रति जो गलत धारणा जो है वो धीरे धीरे टूटते जाए। और वही बुद्ध का सबसे बड़ी खोज है और वही सुख का मार्ग है। और इसलिए वैज्ञानिक बन सकते हो बुद्ध होने के पास में होते हैं, लेकिन फिर भी वो बुद्ध इसलिए नहीं हो सकते अगर वो अपनी आसक्ति को नहीं समझते, इसलिए बुद्ध नहीं हो सकते।
वो शरीर को, ब्रेन को पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन उसी के साथ उसके प्रति जो देखने का जो भाव जो है, लगाव है, वो वैसे ही रहेगा, तो वो वैज्ञानिक बुद्ध की प्रक्रिया में नहीं आएगा। लेकिन आजकल जो टॉप मोस्ट जो वैज्ञानिक है, विशेषता फिलोसॉफी के हो या मनोविज्ञान के क्षेत्र में, न्यूरो साइंस के क्षेत्र में, वो बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करते हुए वो उस प्रक्रिया के अंदर आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जीवन का जो सत्य जो है वो यही जानना नहीं है, बल्कि उससे ऊपर उठना भी सबसे महत्वपूर्ण जीवन का लक्ष्य है। और ऊपर तभी उठा जा सकता है किसी भी सत्य के परिस्थिति के साथ, कि उसके प्रति हमारा लगाव जो है, आसक्ति है, या स्व को सही अर्थ से देखना या स्व को सही तरीके से पहचानना, वही उसकी शुरुआत है। जो ज्ञान है या हमारी जानकारी है, वो हमें सत्य के करीब ले जाती है। सत्य में परिवर्तित आप स्वयं करते हो कि जब आप आपकी आसक्ति को समझ के उसको जानने की कोशिश करते हो। अगर आपके ज्ञान के प्रति अगर आपको आसक्ति रहेगी, तो आसक्ति भी आपको सुख की तरफ लेके नहीं जाएगी, वो आपको ईगो की तरफ लेके जाएगी। देखो, जो आपका ज्ञान है वो आपको दुख की तरफ भी लेके जा सकता है। अगर उस ज्ञान के प्रति अगर हम आसक्ति का भाव कम करते हैं या जानते हैं कि ऐसी आसक्ति रखने का कोई भी इसमें तात्पर्य नहीं, क्योंकि जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है ये प्रक्रिया से प्राप्त किया है, ये मैं से प्राप्त नहीं किया है। मैं से प्राप्त किया होता तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं होती। आपका ज्ञान सभी परिस्थिति से आया है। लोग थे, संसार था, या सभी चीजें किसी न किसी से बनी थी, आप भी उसी से बने हो, तो उसमें ऐसा कोई तत्व एलिमेंट नहीं मिलता है। लेकिन हमारी जागृति नहीं होने की वजह से, हम अपनी चीजों को पकड़ के रखने की वजह से, हमारी जो प्रवृत्ति, पकड़ने की जो प्रवृत्ति है, वही हमारे सभी दुखों का कारण है। हमारा ज्ञान भी हमारा दुख का कारण बनता है अगर हम उसको उस प्रकार से नहीं देते। और इसलिए आजकल जितने भी वैज्ञानिक है बुद्ध के शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जो उनके पास ज्ञान है उसको भी किस प्रकार से देखा जाए ताकि वो अपने जीवन में और सुखी हो सके। और इसलिए जो ब्रेन एंड माइंड एंड ब्रेन एक इंस्टीट्यूशन बनाई है, जिसके अंदर तिबेटियन जो मॉन्क्स है, विशेषतः दलाई लामा, उनके साथ में सेमिनार्स हो के, इंटरव्यूज करके मन की और जो गहरी जो सुख की अवस्था है उसको जानने का सभी न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट कहीं न कहीं हमारे ब्रेन के साथ और हमारे मन के साथ और विशेषतः माइंडफुलनेस मेडिटेशन के साथ जुड़ी हुई है या बुद्धिस्ट मेडिटेशन के साथ भी जुड़ी हुई है, तो उसकी जो आवश्यकता है या उसका जो वजूद है आज के पूरे आधुनिक परिवेश में, वो हमें काफ़ी प्रेरणा दे सकता है, ताकि हम भी उस प्रेरणा से प्रभावित होकर ध्यान की जो प्रक्रिया है या माइंडफुलनेस होने की जो हमारी जीवन जीने की जो इच्छा है वो ज़्यादा मजबूत हो सके। हमारा जो काम छंद है संसार में सुख ढूंढने का, वो धम्म छंद में परिवर्तित हो सके या अधिक माइंडफुल होने में परिवर्तित हो सके। यही हमारी जो दिशा जो है ये निर्धारित करती है कि जब हम अपने मन को और ब्रेन को उसके वास्तविकता के साथ उसकी जो शक्ति है या उसका जो स्वरूप है उसके साथ हम समझने का प्रयास करते हैं। तो 5 प्रकार के जो वेव जो है वो कैसे पता चलते हैं और ब्रेन वेव को क्या कहा जाता है? वो एक प्रकार का फ्लो है, जिस प्रकार से नदी में अलग अलग फ्लो होते हैं। ऊपर का फ्लो काफ़ी अप डाउन होता है, उसके भीतर का जो स्तर है उससे थोड़ा कम अप डाउन होता है। उसके भीतर का अगर आप स्तर देखोगे तो बहुत ही शांत होता है। तो ये जो तरंगे जो है उसी को ब्रेन वेव्स कहा जाता है। उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पे और उसके कुछ फंक्शन के आधार पे उसको अलग अलग नाम दिए हैं। और उसको पहचानने का जो आजकल जो तरीका है, जो ब्रेन के पूरे जो स्कल है उसके ऊपर पूरा एक सेंसर लगाया जाता है और वो कंप्यूटर के साथ में जोड़ के देखा जाता है कि कौन सा वेव्स किस प्रकार से कार्य कर रहा है।
और उसके ऊपर भी संशोधन हुआ है कि जो मेडिटेटर जो मोंग था उनके पूरे सर पे वो सेंसर लगा के जब कंप्यूटर से देखा गया तो उसकी जो मन की जो अवस्था है या ब्रेन की अवस्था है उसके जो वेव्स है उन्होंने उसको फाइंड आउट किए और उस प्रकार से किसी भी प्रकार की जो बीमारियां भी है ब्रेन से रिलेटेड है, न्यूरो साइंस से रिलेटेड है, तो उसको भी इसी प्रकार से जांचा जाता है ताकि वो किस वेव्स के साथ में उसकी वो बीमारी है या उसका जो कंडीशन जो है उसके ब्रेन का उसको समझ सके। तो जहाँ से शुरुआत होती है हमारे वेव्स की जो सामान्य और अधिक कार्यशील होते हैं जो अभी इस क्षण में वो है जिसे हम बीटा वेव कहते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती है, हाई फ्रीक्वेंसी। और वो कब सबसे ज़्यादा कार्यान्वित होता है कि जब हम चलते हैं या हम सोचते हैं या कुछ कंटेम्पलेट करते हैं, जिसे इसको थॉटफुल स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, जिसके बारे में हम समस्या और समाधान के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। उस समय हमारे ब्रेन के अंदर ये जो बीटा वेव जो है वो कार्यान्वित होते हैं। ये हमारे वेव्स की हमारे ब्रेन के अंदर, जैसे कि अगर हम ध्यान में जैसा हम जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो बीटा वेव जो है आपके माइंड के अंदर सबसे पहले आता है। बहुत सारे थॉट्स आपके मन में आने लगते हैं जो आपने पहले किए होंगे। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमें जानना पड़ता है। हम समझते हैं मन से, और ऐसा कहते हैं कि मन जिसे हम थॉट कहते हैं वो पूरे ब्रेन के साथ कनेक्ट है। जैसा आपका थॉट होगा वैसा ही आपके ब्रेन के वेव्स आप जान पाओगे या उसके साथ में आप ज़्यादा अनुभव कर पाओगे। अगर आपकी थॉट प्रोसेस आपको पता नहीं है, जैसे कि शुरुआत में जो थॉट्स आते हैं ध्यान में, अगर उसको आप जान नहीं पाओगे तो आपके ब्रेन के अंदर भी जो वेव्स निर्माण होते हैं उसको भी जान नहीं पाओगे। क्योंकि वो जानने के लिए फिर हमें सेंसर की मदद लेनी पड़ेगी, डॉक्टर या साइंटिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी। उसकी मदद न लेते हुए अगर हमें जानना है तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि जैसे आप ध्यान में जाते हैं तो आप देखें कि आपके मन में आने वाले जो विचार जो है वो कहीं ना कहीं सुखद और दुखद है, उसको स्वीकार करें। जैसे आपने स्वीकार किया वैसे ही वेव्स वो शांत होने लगेंगे। अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो वो वेव्स और वाइब्रेंट होंगे, और वाइब्रेंट होने का मतलब ज़्यादा आपको थॉट में ही लेके जाएगा। उसके भीतर की जो वेव्स है, जो ध्यान के वेव्स है, वो निर्माण नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बिगिनिंग में जो हमारे वेव्स आते हैं, जब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे तब भी उसका आपको अनुभव हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ नाम के लिए जान सकते हैं। अगर आपको समझना है और याद रखना है तो उसको बीटा वेव्स कहते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। और हमेशा जब भी हम ज़्यादा थॉटफुल रहते हैं तब आप समझ सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन जो है इस वेव के अंदर मैक्सिमम एक्टिव और मैक्सिमम रहता है। जब हम थोड़ा ध्यान के भीतर जाते हैं तब अल्फा वेव्स उत्पन्न होते हैं, जिसको हम डीप रिलैक्सेशन कहते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी पहले बीटा वेव से थोड़ी कम होती है। उसकी स्पीड जो है, फ्रीक्वेंसी का मतलब स्पीड, जैसे कि बाइक की स्पीड है तो कार की स्पीड उससे ज़्यादा होती है, कार की स्पीड है, कार की स्पीड से ज़्यादा एरोप्लेन की स्पीड होती है। तो वाहन तो तीनों ही है, लेकिन तीनों वाहनों की जो स्पीड जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से होती है। तो उसी प्रकार से जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है, तो हमारी जो अल्फा वेव्स है, जब हम अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, माइंडफुल होते हैं, वर्तमान में आते हैं। वर्तमान में आना मतलब आप समझ जाइए कि आपके जो अल्फा वेव्स है वो वहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं। और इसलिए इसका संशोधन इसलिए कहा गया है कि मेडिटेशन कहाँ पे वर्क करता है, माइंडफुलनेस कहाँ पे वर्क करता है, कि जब हम माइंडफुलनेस होते हैं तो हमारे जो अल्फा वेव्स की जो एग्जिस्टेंस है या उसकी जो एक्टिविटी जो है वहाँ पे आ जाती है हमारे ब्रेन के अंदर। तीसरा जो ब्रेन वेव्स है वो उसको थीटा कहा जाता है, थीटा, जो इससे भी और ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है।
वो विशेषता जब हम सोने में जाते हैं, सोने के समय या ड्रीम में या कोई हम ऐसे कोई कल्पना में चले जाते हैं, तो उस समय वो जो वेव्स जो है एग्जिस्ट होते हैं। उससे आगे और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो वेव्स जो है कि जो हमें जिसे हम डेल्टा वेव्स कहते हैं, वो उससे भी फ्रीक्वेंसी में कम होते हैं। और ये सबसे ज्यादा जब हम डूरिंग मेडिटेशन में जाते हैं, गहरे मेडिटेशन में जाते हैं, उस समय डेल्टा वेव जो है वो कार्यान्वित होते हैं। तो हमारे मेडिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो अल्फा वेव्स जो है जैसे जैसे स्मृतिमान होते हैं सराउंडिंग और वर्तमान में, तब वो एक्टिवेट होते हैं। और इसलिए एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि हम अपने ब्रेन को बदल रहे हैं। अगर एक्टिवेट नहीं होने का मतलब ये है कि हम अजागरूक हैं। अगर अजागरूक है तो उतना कम मैसेज हमारे ब्रेन में जाएगा, कम नॉलेज ब्रेन में जाएगा और हमारा दुख जो है ज्यादा बढ़ जाएगा। जितना नॉलेज हमें प्राप्त होगा हमारे ऑर्गन को, हमारे बॉडी को और हमारे माइंड को, क्योंकि ये जो वेव्स क्या करती है कि आपके नॉलेज को रिसीव और सेंडिंग करती है। अगर गलत मैसेज सेंड किया और गलत रिसीव किया या टुकड़े टुकड़े में किया या जो आपको समझ में नहीं आया ऐसा मैसेज कन्वे किया, तो समझ जाइए कि वो मैसेज कितना हार्मफुल हो सकता है हमारे बॉडी में। जैसे कि आपने एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कुछ गलत सुना और आपने सच मान लिया, था गलत, वो एक अफवाह थी लेकिन आपको पता नहीं है, आपने सुन लिया। जैसा आपने सुना वो मैसेज आपके नर्वस सिस्टम में जाएगा और तुरंत आपके हार्ट पे अटैक करेगा, ऑर्गन में। अगर ऑर्गन पे अटैक नहीं करेगा तो ग्लैंड्स है कि जो आपके पूरे इम्यूनिटी को, रोग प्रतिकारक शक्ति को भी पूरा डैमेज कर देगी, पता ही नहीं चलेगा। और बाद में पता चलेगा कि यार वो तो गलत था, लेकिन इफेक्ट तो हो गया। क्यों? क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि हम अपने नर्वस सिस्टम के साथ क्या खिलवाड़ करते हैं या हमारी नर्वस सिस्टम कैसी परिस्थिति की गुलाम बना के हमने रखा है। जहाँ से हम सुनते हैं, जहाँ से हम देखते हैं, उसी को सच मान के वही मैसेज हमारे भीतर चला जाता है और उसी के साथ में हम जीते रहते हैं। हम कभी भी अपने माइंडफुलनेस होकर या जागरूक होकर उसको हम देखते नहीं है। यहाँ पे हमें देखने का भी तरीका पता है और इसको हम बदल सकते हैं। इसकी भी पूरी तरह से गुंजाइश जो है वो साइंटिस्ट ने प्रूव करके दी है और बुद्ध ने तो पहले हमें बता ही दिया है। और जिस मार्ग पे हम आगे बढ़ रहे हैं उससे भी हमें अनुभव होगा कि निश्चित है कि जो चीजें हमारे ब्रेन में होके हमारे पूरे शरीर में अभी तक परिणाम कर चुकी है और अभी भी कर रही है, तो क्या अभी हम बदल के अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को और शरीर को अच्छा करने की तरफ बढ़ सकते हैं क्या? अभी भी हमें चांस है। अभी तक क्या हुआ उससे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो हो चुका, लेकिन अभी भी बदला जा सकता है और पूरी तरह से उसके न्यूरॉन्स को या उसके वेव्स को एक बेहतरीन तरीके से उसका बदलाव किया जा सकता है। इसकी पूरी तरह से संशोधन होते हुए हमारे पास में उसकी जो प्रामाणिकता है, उसका जो डेटा है, उसको भी अगर हम देखें तो अभी हम अपने ब्रेन के अंदर हमारे इस ध्यान के माध्यम से उसमें बदलाव ला सकते हैं। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण जो वेव्स है या तरंग है, जो अभी रिसेंटली उसको फाइंड आउट किया है। ये चार जो वेव्स है वो काफ़ी पिछले काफ़ी वर्षों से जब से ब्रेन के बारे में काम हुआ है तभी से इसका संशोधन हुआ था, लेकिन पांचवें प्रकार का जो वेव्स है और रिसेंटली उसका डिस्कवर हुआ है, खोज हुई है, जिसका गामा वेव कहते हैं। और ये जो आपके पूरे जो हम फीलिंग जो है, फीलिंग ऑफ द ब्लिस, जो सुख की जो वेदना है उसके साथ में निर्माण होता है। जैसे कि हम ध्यान में धीरे धीरे एक ऊंचाई पे आते हैं और शांत हो जाते हैं और तब जाके ये जो गामा जो वेव जो है वो रिलीज होती है। तो जितना इंटीग्रेट होते हैं भीतर में या हमारा मेडिटेशन कंटिन्यू रहता है डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, तब जाके जो गामा वेव जो है
हमारे लाइफ में सबसे बड़ा परिवर्तन जो है, ऐसा कह सकते हैं, पूरे शरीर और मन की जो भी दुख की अवस्था है उसको पूरी तरह से बदलने के प्रक्रिया में ले आने के लिए ये जो गामा योग का जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे पूरे बॉडी और ब्रेन के अंदर, क्योंकि बॉडी के अंदर ही ब्रेन के न्यूरॉन्स घूमते रहते हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि ब्रेन सिर्फ यहीं पे है। ब्रेन का पूरा नेटवर्क जो है, आपके यहाँ पे भी अगर कुछ खिली लगेगी या पिन लगेगी तो यहाँ पे भी न्यूरॉन्स का एक वजूद है। वो मैसेज और न्यूरॉन्स के आपको वो सिस्टम में भेजता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है, और वो सिस्टम आपको बताती है कि ये दुख कारक है, यहाँ पे मुझे दर्द हो रहा है। मैसेज का भेजना और उस मैसेज को कन्वे करना आपके हार्ट में, आपके ग्लैंड्स में, ताकि आप उस प्रकार से एक्ट कर सके कि उससे आपको कैसे बचना है। तो आपका पूरा सिस्टम या हमारा पूरा जो शरीर और पूरा जो ब्रेन जो है वो इसी ही न्यूरॉन्स से गतिविधि से चलता है कि जो मैसेज को कैरी करता है, और उसके जो मैसेज के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल्स जो प्रोसेस हर क्षण में हो रही है, क्षण प्रति क्षण। और इसलिए मेडिटेशन के माध्यम से जब हम अपने आप को देखते हैं भीतर से कि श्वास और हमारा पूरा शरीर की जो ऑर्गन है वो इसी ही वेव्स के कनेक्शन के साथ में हमें रियलाइज होता है कि अगर आपको शांति है, एकरूपता है, सुख का जो अनुभव हो रहा है वो कोई मतलब बाहर से आने वाला अनुभव नहीं है, वो आपके खुद के ब्रेन के वेव्स का जो परिणाम है, अगर उसको हम फिजिकली जो साइंटिफिकली जो प्रूव किया है। और सबसे बड़ा जो प्रूव है या इन्वेस्टिगेशन आप खुद हो, आपकी खुद की अनुभूति है, जो आप रियलाइज कर रहे हैं और आपको जो समझ में आ रहा है, उससे बड़ा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हमें किसी ECG की या सेंसर की या किसी डॉक्टर और लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी ही लेबोरेटरी है और हमारा मन ही देखने की जो उसकी जो शक्ति है या जागृति है, और उसके प्रति अगर हमारा प्रयास अगर रहेगा तो निश्चित ही है कि कम से कम हम अपने स्वयं को देखने के एक वैज्ञानिक बन सकते हैं। हमारे शरीर, मन और मस्तिष्क की जो पूरी गतिविधि है, जो आज न्यूरो साइंस के माध्यम से हमें और उसकी बहुत सारी जानकारी या सूक्ष्मता को हम अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन एक मेडिटेटर होने के नाते, एक साधक होने के नाते या एक मनुष्य होने के नाते इसकी जो अनुभूति है वो हमें सिर्फ और सिर्फ माइंडफुलनेस मेडिटेशन से या सजग रहने की प्रक्रिया से ही हमें हो सकती है। ये सबसे बड़ी हमारे लिए एक मुक्त विधि है, जिसमें हमें ना किसी पैसे की, ना इन्वेस्टमेंट की, ना डिग्री की, ना किसी की और की ज़रूरत है। ज़रूरत है सिर्फ हमें अपने आप को समय देने की, अपने श्वास को सही तरीके से देखने की, और उसके आसपास में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है उसको पहचानने की। उसी से सब कुछ हमारी जो जागृति है वो धीरे धीरे हमें सच्चाई की तरफ लेके जाएगी, और हमें ऐसे ही वेव्स का, हमें तरंगों का अनुभव होगा, और वो अनुभव हमारे मन के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। और उसी मन को हमें जानना ही हमारा माइंडफुलनेस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है या उसका फंक्शन है। तो मुझे लगता है कि जो बात मैंने बताने का प्रयास किया है वो इतनी पर्याप्त है। अगर इसकी और ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो ज़रूर इसके बारे में आपने और कुछ बहुत सारे वीडियोस है या टेक्स्ट है उसको आपने पढ़ना चाहिए, और आप मुझे भी कुछ अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे भी कह सकते हैं, ताकि मैं भी आपको उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दूँ। तो उस जानकारी के साथ हम अभी अपने प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं, ताकि इस पांचों वेव्स में से जो भी वेव्स हमारे ध्यान में आ रहे हैं उसकी भी हमें थोड़ी पहचान हो जाएगी, और साथ साथ में हम अपने मन की तरफ और जागरूक होने का हमारा जो नजरिया है या उसको देखने का हमारा एक साइंटिफिकली अप्रोच है, और बुद्ध का जो बताया हुआ जो नैसर्गिक अप्रोच है, जो हमारे साथ में हमेशा
बना रहता है, दोनों का अनुभव कर सकें। तो ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करिए। जी सर। यस पुष्पक जी। सर हेलो।